हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं टेस्टेड यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री पार्ट थर्ड। पार्ट वन पार्ट टू मैंने पहले ही इस चैनल पे डाल दिया है। आज हम पार्ट थर्ड देखेंगे जिसमें कि हम लोग जैनिज़्म के बारे में देखेंगे। पार्ट वन में हमने देखा था स्टोन एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। पार्ट सेकंड में हमने देखा था वैदिक कल्चर के बारे में। आज देखेंगे जैनिज़्म के बारे में। पार्ट फोर में बुद्धिज़्म देखेंगे और डिफरेंसेस बिटवीन जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म देखेंगे। तो ये पार्ट आपको देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप जैनिज़्म को नहीं समझेंगे अभी तो अगले पार्ट में जब हम बुद्धिज़्म की बात करेंगे और डिफरेंसेस बिटवीन बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की बात करेंगे तो आपको समझने में दिक्कत आएगी। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दोनों का वीडियो अच्छे से देखें और दोनों का डिफरेंसेस अच्छे से समझें। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें हम आपके लिए जीएस वीडियोज़ लेके आते हैं। सारे जीएस वीडियोज़ फॉर फ्री लेके आएंगे। एक साल के भीतर में पूरी जीएस कंप्लीट कराई जाएगी। और हमारा मानना है कि हमारी वीडियोज़ देखने के बाद, जैसे कि आपने पार्ट वन पार्ट टू देखा होगा और ईसा मैम की वीडियोज़ भी आपने देखी होंगी, तो आपको पता होगा कि इस वीडियो के अलावा आपको कोई भी मोटी सी टेक्स्ट बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है और इसके अलावा कोई दूसरी वीडियो भी देखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम कहते हैं कि हमारा चैनल वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर योर जीएस नीड्स। जीएस नीड्स के लिए आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे जिसमें जीएस पूछी जाती है, ये बहुत बड़ा ट्रबल करता है बच्चों को। उनका मैथ्स अच्छा होता है, रीजनिंग अच्छा होता है, लेकिन जीएस में वो मार खाते हैं। उनकी इंग्लिश भी अच्छी होती है, लेकिन जीएस में वो मार खा जाते हैं। तो हमारे लिए जीएस कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हो और नोटिफिकेशन को आप क्लिक करके सब्सक्राइब करते हो ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको पता चल जाए कि टेस्टेड वालों ने वीडियो डाली है। जनरली हम हफ्ते में, एक वीक में 2 वीडियोज़ डाला करते हैं। हम आपसे कोई फ़ी नहीं लेते हैं। हम आपसे बस ये मांगते हैं कि आप हफ्ते में 7 दिन होते हैं हफ्ते में, ये आपको पता होगा। इसमें आप बस कुछ मिनट, 1 घंटे 1.5 घंटे निकाल के हमारे वीडियोज़ को देखें और लाइक करें, अपने डाउट पूछें, ताकि हम आपके डाउट्स को क्लियर कर सके। अपने वीडियोज़ में भी सारे कमेंट्स पढ़े जाएंगे, डाउट्स को नोट किए जाएंगे और आपको वीडियोज़ में, आने वाले वीडियोज़ में आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे। तो हमने पार्ट वन में देखा हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन, स्टोन एज, और उसके बाद पहले हमने स्टोन एज देखा, फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन देखा, उसके बाद वैदिक एज देखा। तो मैं आपको कुछ चीज़ें पूछना चाहूँगा, ये देखना चाहूँगा कि आपने पहले वाले वीडियो देखे हैं या नहीं। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि मोहनजोदाड़ो को हम लोग क्या कहते हैं। तो मैं बोलूँगा मोहनजोदाड़ो को माउंट ऑफ द डेड भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आप कमेंट में जल्द से जल्द जवाब देना। अगर आप हमारे वीडियोज़ को देखे होंगे तो आप इन सवालों का जवाब कमेंट में तुरंत फिल कर देंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आपको ये वीडियोज़ के पहले उन सभी वीडियोज़ को देखने की ज़रूरत है। तो ये किस चीज़ का बना होता था, डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदाड़ो, तो ये ब्रॉन्ज का बना होता था। आईवीसी के किस साइट पे डॉकयार्ड मिलता है? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, आप कमेंट में बताएं। मैं 3 गिनता हूँ, 1 2 3। उम्मीद है आपने लिख दिया होगा।
तो मैं बता दूं आईवीसी के डॉकयार्ड साइट लोथल है। अब मैं पूछूंगा धोलावीरा जो कि गुजरात में है, ये किस चीज़ के लिए फेमस है? इसका आंसर है वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए धोलावीरा का साइट फेमस है। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, जो सील होते थे, सील्स इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो बुल सील कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर क्या होगा मैं बताता हूँ। इसका आंसर हड़प्पन होगा। अगला क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे कि सील्स जो होते थे आईवीसी के, इससे हमें क्या पता चलता है कि किस चीज़ का डेवलपमेंट का पता चलता है सील्स आईवीसी का? तो इसका आंसर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सील्स जो हमें मिले आईवीसी में, उससे क्या पता चलता है? उससे पता चलता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आईवीसी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट पता चलता है, कॉमर्शियल डेवलपमेंट पता चलता है कि हम आईवीसी में काफ़ी ज़्यादा ट्रेड करते थे बाहर के देशों में। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हम सब आज जैनिज़्म पढ़ने वाले हैं और हिंदुज़्म का कॉन्सेप्ट है रीबर्थ का, कि हम लोग का जन्म फर्स्ट टाइम इस देश में नहीं हुआ है, इस धरती पे नहीं हुआ है, हमारा जन्म कई बार हो चुका है। जो कॉन्सेप्ट है रीबर्थ और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल का, इसी कॉन्सेप्ट की वजह से मैं कह रहा हूँ कि हम लोग आईवीसी साइट पे, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन था उस समय भी रहे होंगे और हमारा ट्रेड काफ़ी अच्छा चलता था। तो ये सील्स किस चीज़ के बने होते थे आप ये बता सकते हो? तो ये क्ले के बने होते थे। ठीक है, ये क्ले के बने होते थे। उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा बहुत इम्पॉर्टेंट, जैसे धोलावीरा रॉक कट आर्किटेक्चर, इसमें वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जानते हैं। रॉक कट आर्किटेक्चर भी हमें धोलावीरा में देखने को मिलता है। रॉक कट आर्किटेक्चर भी हमें देखने को मिलता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आती होगी। अब हम देखेंगे, ये हो गया आईवीसी का कुछ क्वेश्चन जो आपने, मुझे पता है आपने सब जवाब सही दिए होंगे। अब मैं पूछता हूँ, ये फर्स्ट लेक्चर से रिलेटेड का सवाल है। सेकंड लेक्चर था हमारा किस पे? वैदिक कल्चर पे। तो वैदिक कल्चर के क्वेश्चंस कुछ है, तो मैं पूछता हूँ सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट भगवान वैदिक कल्चर में कौन थे? मोस्ट प्रोमिनेंट गॉड वैदिक कल्चर में कौन से थे? बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, जिनका नाम है इंद्र भगवान सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट थे। अगला क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? जो हमारे इंडियन एम्बलम में है सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है? इसका आंसर है मुंडका उपनिषद। इसका आंसर है मुंडका उपनिषद। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई गई है, आप वीडियोज़ को देखें। ये सब तो कुछ भी नहीं है, आपको काफ़ी एडवांस में सारी नॉलेज एक वीडियो में डाली गई है। सारे बेसिक बुक्स, एनसीईआरटी बेसिक बुक, जितने भी बेसिक बुक्स होते हैं जो आपको पढ़ने की ज़रूरत होती है किसी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में, सारे बुक्स को कवर किया गया है। अगला क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, अष्टाध्यायी किसने लिखा था? इसका आंसर है पाणिनि ने लिखा था। मनुस्मृति क्या है? किस चीज़ की बुक है? मनुस्मृति क्या है? किस चीज़ की बुक है? तो इसका आंसर है लॉज का। सबसे वैल्यूएबल प्रॉपर्टी ऋग्वेद की क्या थी? मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी ऑफ ऋग्वेद क्या थी? आपको इसका आंसर पता है कि नहीं? इसका आंसर है गाय। सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल प्रॉपर्टी ऋग्वेद की कौन सी थी? गाय थी। ऋग्वेद में वर्ड यूज होता है पानी। ये वर्ड यूज होता है पानी, यूज्ड इन ऋग्वेद। इसका मतलब क्या होता है? पानी का मतलब होता है, ये ट्रेडर्स के लिए वर्ड यूज होता है। तो
अब मैं एक थोड़ा सा आपको नॉलेज दे दूं कि हिंदुइज़्म में कितने स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी है, कितने स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी है। तो इसका आंसर आप बताओगे 6। कितने स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी है? 6, जिनका नाम होता है संख्या, न्याय, योगा, 3 हो गए। फिर आते हैं मीमांसा, उसके बाद आता है वैशिका एंड वेदांता। ये 6 हिंदू स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी है। संख्या के फाउंडर कौन थे? आपको पता होना चाहिए। इसके फाउंडर्स थे कपिला। न्याय के फाउंडर थे गौतम। योगा के फाउंडर थे पतंजलि। मीमांसा के फाउंडर थे जैमिनी। वेदांता के फाउंडर थे वज्रयाना। वैशिका के फाउंडर थे कनाडा। ये हमारे कुछ स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी थे। अब हम आज का क्लास शुरू करते हैं, जो कि है जैनिज़्म। क्या शुरू करते हैं? जैनिज़्म। मैं आपसे अनुरोध करूँगा पिछले वीडियोज़ को आप देखें, अपना डाउट्स को क्लियर करें, पूछे। मैंने बस स्टार्टिंग में कुछ आपसे सवाल पूछे, बस ये जानने के लिए कि आपने पहले वीडियो देखे हैं कि नहीं। अगर नहीं देखे हैं तो बिल्कुल जाके देखें, आपका जीएस काफ़ी अच्छा हो जाएगा। एक वीडियो देखकर, बस एकमात्र वीडियो देखकर आपका जीएस काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो जैनिज़्म कब आया था? तो हम जानते हैं कि 6th सेंचुरी बीसी में हिंदुइज़्म का जो हाल था वो अच्छा नहीं था। काफ़ी ज़्यादा रिचुअल्स, कस्टम्स लोगों को परेशान करने लगे थे। ये जो वर्णा सिस्टम था लोगों को परेशान करते थे। सोसाइटी में इनइक्वलिटी, किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया, किसी के पास कुछ भी पैसा नहीं है। इनइक्वलिटी लोगों को बहुत परेशान करती थी। तो क्या क्या परेशान करती थी? रिचुअल्स, कस्टम्स, सैक्रिफाइसेस। आप समझ रहे हो? सैक्रिफाइसेस, ये सब लोगों को बहुत परेशान करती थी। सबके बस की बात नहीं थी सैक्रिफाइस करना, उतना महंगा रिचुअल्स रखना, पंडितों को, ब्राह्मण्स को ज़मीन दान देना। वर्णा सिस्टम, जो हमारे वैश्य लोग थे वो नीचा फील करते थे क्षत्रिय और ब्राह्मण्स के नीचे। लेकिन वर्णा सिस्टम का जो धीरे धीरे जो पैसे आने लगे वर्णा सिस्टम में, जो वैश्य लोग थे वो ट्रेडर्स थे, उनके पास पैसा आने लगा तो किसी से अपने आप को कम नहीं मानते थे, मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने खुद से सवाल किया कि हम इनसे नीचे क्यों हैं, जबकि देश की डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन होते हैं? ट्रेडर्स होते हैं। राजा भी उन्हीं का टैक्स से राज को चलाता है और ब्राह्मण्स को उसी टैक्स से गिफ्ट्स और ज़मीन देता है, प्रेजेंट्स देता है। तो इस हिसाब से 6th सेंचुरी बीसी में क्या हुआ? हिंदुइज़्म में कुछ शॉर्टकमिंग की वजह से नए नए धर्म आना शुरू हो गए। तो कहते हैं कि 62 रिलीजन्स बाई सेकेंड हाफ ऑफ 6th सेंचुरी, 62 रिलीजन्स, आप याद रखना ये नंबर, 62 रिलीजन्स, अब या सेक्ट्स बोलो, उस समय 6th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में ओरिजिन हुए थे। 62, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं जैनिज़्म और बुद्धिज़्म। तो आज हम जैनिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने देख लिया जैनिज़्म का कॉजेज ऑफ ओरिजिन क्या है। तो पहला कॉज है डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मण्स। पहला क्या रीजन है? डोमिनेशन ऑफ प्रिस्टली क्लास। हम ब्राह्मण्स नहीं बोलेंगे, प्रिस्टली क्लास बोलेंगे, जो पूजा पाठ कराते थे। डोमिनेशन ऑफ प्रिस्टली क्लास। इसके अगेंस्ट जो डोमिनेशन था, किसने सबसे ज़्यादा रिएक्ट किया? क्षत्रिय लोगों ने रिएक्ट किया, क्योंकि हम देखते जैन के फाउंडर भी क्षत्रिय थे और बुद्धिज़्म के फाउंडर भी क्षत्रिय थे। तो इस डोमिनेशन को सबसे ज़्यादा रिएक्शन किसने दिया? क्षत्रिय लोगों ने दिया। दूसरा था लॉस ऑफ कैटल वेल्थ।
सेक्रीफाइसेस की वजह से कैटल का लॉस होता था और किसान लोग को खेत पे कैटल की ज़रूरत होती थी, जुताई के लिए बुलॉक्स की कैटल की ज़रूरत होती थी। तो किसान लोगों को ये पसंद आ नहीं रहा था और ट्रेडर्स की कंडीशन इम्प्रूव हो गई। ट्रेडर्स की कंडीशन इम्प्रूव हो गई, वैश्या लोगों की कंडीशन विद टाइम इम्प्रूव हुई। ठीक है। और चौथा फोर्थ रीज़न है कि सोसाइटी में इनइक्वलिटी काफ़ी ज़्यादा आ गया था। कुछ लोग बहुत पैसे वाले, कुछ लोग बस खाने के लिए नहीं। लोग चाहते थे फिर से वो वापस प्रिमिटिव लाइफ में चले जाए जहाँ पे इनइक्वलिटी नहीं था। तो ये 4 रीज़न हम कह सकते हैं जैनिज़्म या बुद्धिज़्म के ओरिजिन के लिए। ये ओरिजिन आप याद रखना, ये जैनिज़्म के लिए सिर्फ नहीं है, ये बुद्धिज़्म या बाकी जो 62 जो सेक्ट्स आए थे उस समय, ये सभी के लिए कॉमन कॉज होगा ओरिजिन का। सबके लिए अलग अलग नहीं होगा, ये कॉमन है। आप इसको भी देख लो या ऊपर देख लो, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम देखेंगे जैनिज़्म के कौन कौन से लोग हैं। फर्स्ट तीर्थंकरा। पहले तीर्थंकर कौन थे? फर्स्ट तीर्थंकरा जैनिज़्म के ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे। उसके बाद इम्पोर्टेंट आता है फर्स्ट के बाद 23rd तीर्थंकरा का नाम इम्पोर्टेंट होता है, जिसके थे परसोनाथ। और 24th इम्पोर्टेंट होता है 24th तीर्थंकरा, इसके थे हमारे महावीर या बोलिए वर्धमान महावीर। ठीक है। रियल फाउंडर जिसको कहते हैं वो कहते हैं महावीर जी को। जैनिज़्म के रियल फाउंडर किसको कहते हैं? महावीर जी को कहते हैं। उसके बाद ये महावीर जी का जो जन्म है वो हुआ था नीर ग्रंथी पेरेंट्स। महावीर जी के जो पेरेंट्स थे वो कौन थे? नीर ग्रंथी पेरेंट्स थे। तो नीर ग्रंथी क्या होता है? तो नीर ग्रंथी होता है फॉलोअर ऑफ परसोनाथ। जो परसोनाथ 23rd तीर्थंकरा जो थे उनके फॉलोअर्स को कहते थे नीर ग्रंथी। तो महावीर के माता पिताजी फॉलोअर थे परसोनाथ के। ठीक है। जैन के टेक्स्ट क्या होते हैं? ये बहुत जगह पूछा जाता है जैन का टेक्स्ट। इसमें से ऑप्शन में बताइए जैन के टेक्स्ट कौन कौन से हैं। तो पूर्वाज, अंगा, उपंग, ये सब क्या है? जैन के टेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट वाले टेक्स्ट है। इन सब में हमारे महावीर के जीवन के बारे में पता चलता है, इन सब टेक्स्ट से हमें पता चलता है। दूसरा क्वेश्चन आता है महावीर के पहले डिसिपल कौन थे? फर्स्ट डिसिपल, हु वाज द फर्स्ट डिसिपल ऑफ महावीर? तो इसका आंसर क्या है? जमाली कौन थे? फर्स्ट डिसिपल थे। किस एज में महावीर जी को क्या कहते हैं? एनलाइटमेंट मिला था। एनलाइटमेंट किस एज में एनलाइटमेंट महावीर जी को मिला था? वो एज था 42 ईयर्स। यहाँ पे इनको कहते हैं, जैनिज़्म में कहते हैं उनको कैवल्य मिल गया था। एनलाइटमेंट को क्या कहते हैं जैनिज़्म में? कैवल्य मिल गया था। कैवल्य मिल गया था। जैनिज़्म महावीर जी को 42 ईयर्स में कैवल्य मिल गया था। और किस ट्री के अंदर वो मिला था? साल ट्री। किसके अंदर मिला था? साल ट्री के अंदर मिला था। कैवल्य का मतलब क्या होता है? कैवल्य मिलना। कैवल्य का मतलब होता है कि बंदे ने सुख हो या दुख उसको अपने काबू में रख लिया है। सुख को और दुख को वो उसको काबू में रख लिया है। जब उसके साथ कुछ अच्छा नहीं होता है, जब वो दुखी होता है तो वो दुख फील नहीं करता। जब दुख के समय पे वो दुखी फील नहीं करता, और जब खुशी का टाइम होता है तो खुश फील नहीं करता। वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। जो कर्मा जो होता है वो उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है, उसको कहते हैं कैवल्य। उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है। जैसे आपको नई गाड़ी मिली, आप खुशी होंगे,
आपके 500 रुपये गुम हो जाएंगे, आप दुखी हो जाएंगे। तो जिसको कोई अटैचमेंट नहीं होगा ना गाड़ी से ना पैसे से, वो ना खुश होगा ना दुखी होगा। पैसा खोने पे ना दुखी होगा, ना पैसा मिलने पे खुश होगा। तो अटैचमेंट उसका जो वर्ल्डली अटैचमेंट है उससे क्या होता है, वो वर्ल्डली अटैचमेंट, जो दुनियादारी जो जिसे हम कहते हैं, संसार से जो अटैचमेंट है, लोगों से जो अटैचमेंट है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बीवी है, ये मेरे बच्चे हैं, उससे वो फ्री हो जाता है। उसे ज्ञान मिल जाता है इस दुनिया का, वो सच्चाई को समझ जाता है और उसे कहते हैं कैवल्य। तो महावीर जी को 42 ईयर्स लग गए कैवल्य होने में, एनलाइटमेंट होने में, इस चीज़ को समझने में। अब आगे है कि जैनिज़्म का डॉक्ट्रिन क्या है। जैनिज़्म का डॉक्ट्रिन क्या है, डॉक्ट्रिन क्या है जैनिज़्म का, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अहिंसा, डॉक्ट्रिन क्या है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य, ये है। ठीक है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और अहिंसा, नॉन वायलेंस, सच बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, किसी का हक नहीं खाएंगे, वर्ल्डली अटैचमेंट नहीं रखेंगे और ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे। ये हमारा डॉक्ट्रिन और जैनिज़्म का डॉक्ट्रिन है। तो ये 4 जो डॉक्ट्रिन थे वो जैनिज़्म के पहले से थे। महावीरा जो 24th में आए, 24th तीर्थंकर जैनिज़्म के, उन्होंने ये ऐड किया, ब्रह्मचार्य को ऐड किया कि ये इम्पॉर्टेंट है, आपको पूरी तरह से एनलाइटमेंट होने के लिए, कैवल्य को पाने के लिए आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ेगा। ये 5th लास्ट में ऐड हुआ है, ये 4 पहले से ऐड था, पहले से जैनिज़्म के डॉक्ट्रिन में था। अब जैनिज़्म के टाइप्स भी होते हैं, जैनिज़्म के टाइप्स भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं, श्वेतांबर, श्वेतांबर, आपने नाम सुना होगा श्वेतांबर। और दूसरा है दिगंबर। श्वेतांबर होते हैं जो वाइट क्लोथ्स पहनते हैं, जैन जो वाइट क्लोथ्स पहनते हैं वो श्वेतांबर कहलाते हैं। और जो नेकेड रहते हैं, कुछ जैन लोग नेकेड भी रहते हैं, उन्हें दिगंबर कहते हैं, दिगंबर। ठीक है, इन लोगों का जो फिलॉसफी था, ये लोग भी रीबर्थ पे विश्वास करते थे। जैन के लोग, जैन की जो फिलॉसफी है, रीबर्थ पे विश्वास करते थे। ठीक है, रीबर्थ, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल पे विश्वास करते थे। इनका मानना था कि रॉक्स जो नॉन लिविंग है उसके पास भी सोल होता है, एक सोल रॉक्स के पास भी होता है। पेड़ पौधे के पास 2 सोल होता है और ह्यूमंस और एनिमल्स के पास कितने सोल्स होते हैं, 3 सोल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू जैनिज़्म। क्या किसके अकॉर्डिंग है ये, अकॉर्डिंग टू जैनिज़्म। तो अब जैनिज़्म बताता है कि निर्वाणा या बोलो आप कैवल्य, निर्वाणा एनलाइटमेंट को कहते हैं बुद्धिज़्म में, जैनिज़्म में कैवल्य कहते हैं। ये डिफरेंस है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्या क्या डिफरेंसेस थे जैनिज़्म बुद्धिज़्म में, टर्म्स में और सोच में और फिलॉसफी में। तो एनलाइटमेंट कैसे मिलेगा जैनिज़्म के हिसाब से, कैसे एनलाइटमेंट आपको कैवल्य मिलेगा, निर्वाणा मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो वो कहते हैं, मैं आपको एक लाइन में बताता हूँ, वन हैज़ टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल कर्मा। आदमी को सारे कर्म से फ्री होना पड़ेगा, तब उसे जाके निर्वाणा मिलेगा। वन हैज़ टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल कर्मा, उसको कहते हैं जैनिज़्म में स्टेट ऑफ शून्य। क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ शून्य, उसको कहते हैं हम लोग स्टेट ऑफ शून्य। ठीक है, 3 ज्वेल्स हैं, 3 ज्वेल्स, उसको हम लोग ट्राई रत्न भी कहते हैं जैनिज़्म का। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनना बस और बोर्ड पे देखते जाना। मैं अपना फेस दिखाता नहीं हूँ क्योंकि डिस्ट्रैक्शन तो चाहिए नहीं। आप बस क्लासरूम में जैसे पढ़ते हो बोर्ड पे वैसे पढ़ाई करो, बोर्ड देखो और मेरी बात सुनो। ओल्ड फैशन है लेकिन
अच्छा है, हमेशा ओल्ड इज गोल्ड होता है। आजकल ये इंटरेक्टिव स्क्रीन वगैरह वगैरह पीपीटी भी लिख के आ गए, कुछ भी बोल दिए, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता है। बेस्ट मुझे ये लगता है, क्योंकि मैंने भी ज़िंदगी से यही देखा है, तो मैं भी आपको वैसे ही बता रहा हूँ। ट्राई रत्ना क्या होता है, तो राइट नॉलेज, आदमी के पास क्या होना चाहिए, राइट नॉलेज। फिर क्या होना चाहिए, त्राई रत्न मतलब 3 रत्न, ठीक है। जैनिज्म के 3 रत्न होते हैं, राइट नॉलेज, ये इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बता देगा इसमें से कौन सा रत्न नहीं है जैनिज्म का, इसमें से कौन सा रत्न नहीं है, ठीक है। तो नॉलेज, फेथ और एक्शन, ये 3 रत्न होता है जैनिज्म का, ठीक है। क्या क्या रत्न होता है, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट एक्शन। बाद में कुछ भी आपको ऑप्शन दे के पूछ सकते हैं कौन सा रत्न नहीं है जैनिज्म का। और जैनिज्म अपनाया किसने, ट्रेडर्स ने अपनाया। क्यों अपनाया, टू इम्प्रूव द सोशल स्टेटस, टू इम्प्रूव द सोशल, हिंदुज़म के हिसाब से वो 3rd नंबर पे आते थे ना। इन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट हो गया, काफ़ी अच्छा से इनका ट्रेड हो गया, बिजनेसमैन लोग इमर्ज हुए 6th सेंचुरी में। तो सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए इन लोगों ने जैनिज्म अपनाया। वेस्ट इंडिया और साउथ इंडिया में खासकर यहाँ के लोगों ने ये जैनिज्म अपनाया था। तो कर्नाटका में बहुत इम्पोर्टेंट एक स्टोरी है कि कर्नाटका में, साउथ में कैसे मतलब ये जैनिज्म फैला था। तो इसको फैलाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। कर्नाटका में जैनिज्म किसने फैलाया था, ये मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर थे मौर्यन डायनेस्टी के। तो क्या हुआ था, इन्होंने जैनिज्म अपनाया था। तो महावीर के डेथ के बाद 200 साल, महावीर का जब डेथ हुआ, उनका डेथ हुआ था पावापुरी नालंदा में हुआ था, हम आगे देखेंगे। तो उनके मरने के 200 साल बाद, या हम बोल सकते हैं मोक्ष, जब महावीर जी को मिल गया था, मोक्ष मिलने के 200 साल बाद, सही वर्ड होगा ये, क्योंकि मरते तो आम लोग हैं, मोक्ष कुछ लोगों को ही मिलता है जो सही रास्ते पे चलते हैं, जिनकी इंद्रियां उनके कंट्रोल में होती है, जिन्हें सुख दुख का कुछ पता होता नहीं है, सारे कंडीशन में, सारे मौसम में एक जैसे बने रहते हैं, टिके रहते हैं। कर्नाटका चंद्रगुप्त मौर्य। 200 साल के बाद क्या हुआ था, मगध के राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, वहाँ पे क्या हुआ था, फैमीन आया था। उसकी वजह से भद्रबाहु, जो जैनिज्म के गुरु थे, भद्रबाहु वन ऑफ द गुरु थे उस समय, भद्रबाहु के लीडरशिप में, मतलब ये लोग साउथ में चले गए थे। जब फैमिन आया तो भद्रबाहु की लीडरशिप में चंद्रगुप्त मौर्य और बाकी जैन लोग साउथ में जाके चले गए थे। वहीं जाने के बाद जो साउथ के जैन्स हैं उनको हम लोग दिगंबर कहते हैं, दिगंबर कहते हैं। और जो मगध में रह गए थे जैन, उसको हम लोग श्वेतंबर कहते हैं, उनको हम श्वेतंबर कहते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु और बाकी लोग, जैन लोग कहाँ चले गए थे, कर्नाटका चले गए थे जब फैमिन आया था मगध में। तो जो चले गए कर्नाटका, उनको कहते हैं दिगंबर, वो कपड़े नहीं पहनते थे। और श्वेतंबर कौन, जो मगध में रह गए, दोज हु स्टेड एट मगध, उसको कहते हैं श्वेतंबर। यहाँ पे किसकी लीडरशिप में श्वेतंबर लोग थे, स्थलबाहु के लीडरशिप में ये लोग मगध में ठहर गए थे, तो उनको कहते हैं श्वेतंबर। क्या कहते हैं, श्वेतंबर। अब ये बताओ कि नॉलेज ओरिएंटेड ये पढ़ाई है या नहीं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये नॉलेज ओरिएंटेड है या नहीं। जैन लोग प्राकृत लैंग्वेज यूज़ करते थे, प्राकृत लैंग्वेज यूज़ करते थे। देन एक मैं बताता हूँ, जैसे कि पहला जैन काउंसिल जो था, फर्स्ट जैन काउंसिल, ये स्थलबाहु जो मगध में ठहरे थे और जो श्वेतांबर के लीडर्स थे, स्थलबाहु,
स्थलभाव के लीडरशिप में हुआ था। पहला जैन काउंसिल पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। इसमें जैन काउंसिल के बाद क्या हुआ? 12 अंगाज को कंपाइल हुआ। 12 अंगाज कंपाइलेशन, जो पूर्वाज थे उनके, इसको पूर्वाज में जो चीज़ लिखे हुए थे उन्हीं में से अंगाज कंपाइल हुआ, क्योंकि ये समझ रहे हो अभी के जैसा रिकॉर्ड रखना मुश्किल होता था, इसलिए उन्होंने अंगाज बना के कंपाइल किया अपने चीज़ों को। दे कंपाइल्ड पूर्वाज इनटू 12 अंगाज। ठीक है। उसके बाद सेकंड जैन काउंसिल कब हुआ था? कहाँ पे हुआ था? वल्लभी में हुआ था। वल्लभी जो गुजरात में है। इसमें क्या क्या हुआ? 12 अंगाज बने, कंपाइल किया गया। पहले से थे 12 उपअंगाज, 12 और फाइनल कंपाइलेशन हो गया। फर्स्ट जैन काउंसिल कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगाज, सेकंड जैन काउंसिल रिजल्टेड इन फाइनल कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगाज एंड 12 उपअंगाज। चेयरमैन कौन थे? देवरथी। उसके स्थल भाव थे फर्स्ट जैन काउंसिल के, इसके देवरथी। उसके बाद हम अशोक को देखेंगे मौर्यन किंगडम में। उनका ग्रैंडसन था संप्रीति। ग्रैंडसन, अशोक का पोता था संप्रीति। इसने क्या किया था? जैनिज्म को एक्सेप्ट किया था। एक्सेप्टेड जैनिज्म। और चंद्रगुप्त मौर्य तो पता ही आपको जैन के थे। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट जैन गुरु का नाम आता है मुनि हिरावी जयजी सूरी। ये श्वेतंबर के थे। ये श्वेतंबर ट्रेडिशन के थे। जगत गुरु जो टाइटल था इन्हीं को दिया गया था। मुनि हिरानवी जयजी सूरी को जगत गुरु टाइटल दिया था। किसने दिया था? अकबर ने दिया था। इनसे मिलने के बाद ही, इनके बातों को सुनकर, जैन के फिलॉसफी को सुनकर अकबर ने क्या किया था? मीट खाना बंद कर दिया था। अकबर ने मीट खाना बंद किया था जब वो अकबर मिला था मुनि हिरावी जयजी सूरी से और टाइटल दिया जगत गुरु का। तो इम्पॉर्टेंट है, अशोक का ग्रैंडसन संप्रीति एक्सेप्टेड जैनिज्म एंड जगत गुरु वर टाइटल गिवन बाय अकबर टू मुनि हिरावी जयजी सूरी. He denounced meat after this. Then there is also a concept called, very important concept called anekantvad. There is a very important concept called anekantvad. This is the core theory and philosophy of Jainism. This is the core theory of Jainism. कोर थ्योरी बोलिए, फिलॉसफी बोलिए, जैनिज्म कोर थ्योरी ऑफ फिलॉसफी है जैनिज्म का. ठीक है. इट सेज अल्टीमेट ट्रूथ. इट सेज अल्टीमेट ट्रूथ एंड रियलिटी इज वेरी कॉम्प्लेक्स. क्या सही है क्या गलत है इसको समझना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. बस चीज़ों को छोटा ऊपर अपने नज़रिया से देख के ये सही है ये गलत है हम जो फैसला सुना देते हैं किसी भी चीज़ में, वो इतना आसान होता नहीं है. तो किसी चीज़ का जजमेंट करना इतना आसान नहीं है. अब किसका साइड, दो पक्ष में से किसका साइड लोगे इतना आसान नहीं बताना. सबका अपना पर्सपेक्टिव होता है. तो कौन सही है इन दोनों में से, अब उसी पे जाओगे. आपको किसी आदमी को ये सही लगेगा, किसी आदमी को ये सही लगेगा. दोनों अपनी जगह पे सही है. ये बंदा सोचेगा ये बंदा गलत है, ये सोचेगा ये गलत है. ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है. तो ये कहते हैं अल्टीमेट ट्रूथ एंड रियलिटी इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. पर्सपेक्टिव इज इम्पॉर्टेंट, राइट. पर्सपेक्टिव की बात आती है यहाँ पे. इट सेज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड व्हाट वी सी, एवरीथिंग in this world has multiple aspects, has multiple aspects.
जो रीबर्थ और ये जो होता है ये आम जिंदगी है, और जो मोक्ष होता है वो मेंटोज ज़िंदगी है। ये कुछ लोगों को ही मिलता है, ये सबको मिलना बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हम मेटेरियलिस्टिक होते हैं, हम वर्ल्डली अटैच्ड होते हैं। किसी को बोलोगे कि आप मोक्ष ले लो, बार बार रिवर्थ होने से बच जाओगे, तो वो बोलेगा मोक्ष नहीं चाहिए, रिवर्थ ही चाहिए, बस धरती के मज़े लेने दो भाई, धरती के मज़े लेने दो। मोक्ष इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जो हम धरती पे आते हैं, कई सालों से हम धरती पे आते आ रहे हैं, तो धरती क्या है? ये सौरों का अड्डा है। यहाँ पे कोई भी खुश नहीं है। सामने वाले बंदे को लगता है उसके पास पैसा है तो वो खुश होगा, पैसे वाले को लगता है उसके पास कुछ नहीं है तो वो खुश होगा, उसके पास कुछ खोने को है ही नहीं तो दुखी क्यों होगा? तो गरीब खुश है, गरीब को लगता है अमीर खुश है, गरीब पैसा चाहता है, अमीर कुछ और चाहता है, शांति चाहता है दिमाग का, तो खुश यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो ये जो जैनिज़्म है, बुद्धिज़्म है, ये हमें बताता है कैसे हम लोग एनलाइटेंड हो सकते हैं। एनलाइटेंड हो गए तो हमें मोक्ष मिल सकता है। हमने देखा कैसे, जैनिज़्म में हमने देखा त्रायरत्ना उन्होंने बताया, 3 रत्न बताए अपने, कैसे हम लोग मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। राइट, यहाँ मैंने आपको बताया था राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट एक्शन, ये त्रायरत्ना बताया, 3 रत्न बताया जैनिज़्म ने कि हमें कैसे मोक्ष मिल सकता है। ये डॉक्ट्रिन बताया, अहिंसा, सत्य, असत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य, इन सब ने ये सब बताया। नेक्स्ट है डिक्लाइन। जैनिज़्म का डिक्लाइन कैसे हुआ? तो पहले वो प्राकृत लैंग्वेज यूज़ किया करते थे। मेडिवल पीरियड में वो लोग स्टार्ट हो गए, संस्कृत यूज़ करना शुरू कर दिया उन्होंने। क्या यूज़ करना शुरू कर दिया? उन्होंने संस्कृत यूज़ करना शुरू कर दिया। पहले जब जैनिज़्म शुरू हुआ था तो वो आइडल वर्शिप नहीं करते थे। हिंदू में आइडल वर्शिप शुरू हो गया था तो वो लोग आइडल वर्शिप को अपोज करते थे। बाद में क्या हुआ? जैनिज़्म के फॉलोअर्स स्टार्टेड टू वर्शिप लॉर्ड महावीरा। तो ज़्यादा फ़र्क नहीं रह जाता जब आप आइडल वर्शिप करने लगते हैं। और जो ब्राह्मण का लैंग्वेज था हिंदू में, संस्कृत, जो आम लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाता था, आप वो लैंग्वेज शुरू कर देते हैं, तो अब हिंदुइज़्म जैनिज़्म में ज़्यादा फ़र्क नहीं रह जाता है, क्योंकि हिंदुइज़्म खुद में एक बहुत ही वास्ट फिलोसॉफिकल नॉलेज है। हमने आज देखा 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी, जितने भी चीज़ें होती है वो 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी आप पढ़ोगे डिटेल में, दुनिया की सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट, जितने रिलीजन में कुछ भी लिखा हो, वो सारी चीज़ें आप जितनी तरीके से सोच सकते हो चीज़ों को, वो 6 फिलॉसफी जो हिंदू के स्कूल का फिलॉसफी है वो सब कुछ कवर करता है। हर तरह के लोगों को कवर करता है, जिसको जो चाहे वो फिलॉसफी को अपना ले। दुनिया में जितने तरह के लोग होंगे वो 6 फिलॉसफी में से किसी ना किसी में आते ही होंगे। जिसको भगवान मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, सब फिलॉसफी में है। जिसको लगता है कि अगला जन्म नहीं है, जो है धरती पे ही है, मज़े करो, ख़त्म करो बात, वो भी फिलॉसफी आपको हिंदुइज़्म मिलेगा। तो हिंदुइज़्म काफ़ी वास्ट होता है। तो जब आप हिंदू की तरह आइडल वर्शिप करने लगे और आप संस्कृत वर्ड यूज़ करने लगे तो इसका डिक्लाइन धीरे धीरे होने लगा। इसका रीज़न ये भी था कि हिंदुइज़्म में एक कॉन्सेप्ट आ गया भागवतिज़्म का, जो हम बाद में देखेंगे। तो भागवतिज़्म की वजह से भी ये दोनों धर्म, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म, हिंदुइज़्म में ही एक तरह से समा गए।
तो अब बताना, ये जो मैंने आज जैनिज़्म बताया आपको, ये फुल डिटेल वीडियो था, फुल डिटेल वीडियो था। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना होता है। अगले वीडियो में आऊँगा तो कुछ क्वेश्चंस जैनिज़्म के रिलेटेड लेके आऊँगा। शुरू में मैं आपको क्वेश्चंस बताऊँगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए इस क्लास का, ताकि आपको समझ में आएगा कि आप क्या कॉन्सेप्ट रिटेन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस आपको पता चल जाएगा कि आप कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में है या नहीं। उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा बुद्धिज़्म, अगले वीडियो में स्टार्ट करूँगा बुद्धिज़्म और डिफरेंसेस बिटवीन जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म। अब एक बात समझ लो, इसके अलावा आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं होती है। जो मैंने जैनिज़्म बताया, इसके अलावा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं अब आपसे कहता हूँ, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय।